मेरी दास्तान किस्त नंबर 30। जन्नत बेटा क्या हुआ है? अंदर चलो सुकून से बात करते हैं। आलिया बेगम ने जन्नत का हाथ पकड़कर कहा। मुझे कोई बात किसी से नहीं करनी। जन्नत ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। मामा, उमर ने आहिस्ता आवाज़ में जन्नत को पुकारा। बहुत मुश्किल से जन्नत ने उमर की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़ के देखा। उमर मेरी जान, मेरे पास आओ। जन्नत ने ज़मीन पर बैठते हुए उमर को बुलाया तो उमर फ़ौरन जन्नत के पास लपका और जन्नत के गले लग गया। मामा, मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा, उमर ने डर कर कहा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती उमर, मैं सबको छोड़ सकती हूँ, तुम्हें नहीं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय तुम्हारे, जन्नत ने उमर का माथा चूमते हुए कहा। मामा अंदर चले, उमर ने जन्नत से अलहदा होते हुए कहा। तुम अंदर चलो और जाकर पढ़ने बैठो, मैं अपने बेटे के पास आती हूँ, जन्नत ने उमर का गाल चूमते हुए कहा तो उमर अंदर की तरफ बढ़ गया। उमर के जाने के बाद जन्नत हैदर साहब और आलिया बेगम की तरफ मुड़ी। आप दोनों बताएं, आप दोनों ने मेरे साथ वफ़ा की? मेरे शोहर ने तो मेरे साथ वफ़ा नहीं की, उसने एक मरी हुई लड़की को मेरे ऊपर प्रेफर किया। क्या कभी आप लोगों ने अपने बेटे को रोका कि ये गलत है, जो ये कर रहा है वो गलत है? आपका बेटा एक मर्द होकर एक औरत से बदला ले रहा था। जिस दिन उसने मुझसे निकाह किया था उस दिन आपने पूछा था? आप मुझे बताएं, आप उसकी माँ थी, आपका हक बनता था आप अपने बेटे से पूछते कि क्यों किसी ऐरी गैरी लड़की से निकाह कर रहा है जो एक रैप शुदा है। कभी उसकी गहराई में गए हैं कि मेरा रैप किसने किया? क्या उसने मुझे शोहर होकर शोहर वाले हकूक़ अदा किए हैं? सिर्फ अपनी दिली तस्कीन पूरी की। चलो, अब उसकी पलवशा को तो मैंने इंसाफ दे दिया ना, सिर्फ दे दिया ना। समीर ने रैप किया था तो समीर को कल सुबह फांसी दे दी जाएगी। रैप तो आपके बेटे ने भी किया है, तो क्या ख्याल है फिर अगला केस उसके ऊपर ना किया जाए? हैदर साहब और आलिया बेगम दोनों खामोश थे। वो जन्नत को चुप नहीं करवा सकते थे क्योंकि जन्नत सच बोल रही थी। मुझे मेरे बेटे से जुदा कर दिया। मैं पागल थी, मैं डरती थी, मुझे लगता था कि कोई मर्द मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहेंगे पहले ये रैप शुदा है, कोई ये नहीं मानेगा। रैप से पहले मेरा निकाह हुआ है, उसके बाद कहेंगे कोई तो कमी है कि दूसरे मर्द ने उसे छोड़ दिया। कोई ये नहीं कहेगा कि मर्द ख़राब था, सारे ये कहेंगे कि औरत ख़राब है। मैं जिस मुआशरे में रह रही हूँ ना, उस मुआशरे में मर्द हमेशा सही होता है। मर्द बुरा होकर भी अच्छा होता है और औरत अच्छी होकर भी बुरी होती है। जन्नत, मैंने तुम्हारा रैप नहीं किया था, जवार ने सफाई देने वाले अंदाज में कहा। हाँ, मैं जानती हूँ तुमने मेरा रैप नहीं किया था, लेकिन तुमने रैप से ज़्यादा मेरे साथ बुरा किया था। मैं दोहराना नहीं चाहती जवार। बेटा, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, हैदर साहब ने तहमल मिजाजी से काम लेते हुए कहा। अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मेरे साथ लोग कुछ भी करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ख़ुद को संभाल चुकी हूँ। अब मैं अपने बेटे के बगैर अब मैं अपने बेटे के बगैर भी रह सकती हूँ, शौहर के बगैर भी, बाप के बगैर भी, भाई के बगैर भी। जिस वक्त मुझे उनकी ज़रूरत थी उस वक्त उन सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैंने ख़ुद को खुद संभाला है। जन्नत बेटा, डाइवोर्स से कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम दोनों की तलाक से सिर्फ बर्बाद होगा तो उमर होगा। तुम दोनों खुद को संभाल सकते हो लेकिन उमर नहीं संभाल सकता। वो पहले नहीं जानता था कि उसकी माँ ज़िंदा है कि मुर्दा, इसलिए वो खामोश था। लेकिन वो अब जानता है कि उसकी माँ ज़िंदा है और वो ये भी जानता है कि उसके बाप की वजह से वो उससे दूर रही है। बस यही होगा, या माँ छीन जाएगी उससे, या बाप छीन जाएगा, या फिर उसका बचपन। आलिया बेगम ने जन्नत को दूसरा रूह दिखाते हुए कहा। मुझे मेरे माँ ने एक दफ़ा कहा था, हम उस माशरे में रह रहे हैं जिस माशरे में 70% औरत अपने बच्चों के बाप के साथ रहती हैं, ना कि अपने शौहर के साथ। और आज मुझे उस बात का मतलब समझ आ रहा है, जन्नत ने दुख से कहते हुए अपने बाल पकड़ लिए और ज़मीन पर बैठ गई। जवाहर सामने ही जन्नत के पैरों में बैठ गया।
तुम्हें पता है जवार, मुझे आज भी तुमसे नफ़रत नहीं है, बस खाली जगह है। तुम सोच भी नहीं सकते मैंने तुमसे कितना प्यार किया, इतना शायद तुमने मलवशा से भी नहीं किया हो। मैंने अपना बेटा छोड़ा था, जन्नत ने रोते हुए कहा। जवार ने जन्नत को अपने कंधे से लगाया। वहीं जन्नत के मोबाइल की बेल बजी तो जन्नत चौंक कर पीछे हटी और मोबाइल उठाया तो मीरब का नंबर जगमगा रहा था। जन्नत ने कॉल पिक की और मोबाइल कानों से लगाया। हाँ बोलो मीरब, कैसे याद किया? जन्नत ने बेतासर लहजे में पूछा। तुम लोगों की कुछ अमानतें मेरे पास हैं, वो लौटाना चाहती हूँ। हो सके तो अपना डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स ले आना। और मीरब ने फ़ौरन कॉल एंड कर दी तो जन्नत ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और मीरब को लोकेशन सेंड करने का कहा और ख़ुद पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी। जन्नत, कहाँ जा रही हो? आलिया बेगम ने जल्दी से पूछा। अभी मैं अर्जेंट काम के लिए जा रही हूँ, अभी मेरे सवालात कंप्लीट नहीं हुए, वापस आकर आप लोगों से हिसाब लूँगी। और जन्नत बाहर की तरफ बढ़ी। जवार जन्नत के पीछे आया, लेकिन जवार के वहाँ पहुँचने से पहले जन्नत रवाना हो चुकी थी। जन्नत के जाने के बाद उमर बाहर निकला। दादो, मामा कहाँ हैं? उमर ने आलिया बेगम से पूछा। बेटा, वो ज़रूरी काम से गई हैं, अभी आ जाएगी थोड़ी देर तक, आलिया बेगम ने उमर का माथा चूमते हुए कहा तो उमर अंदर की तरफ खामोशी से बढ़ गया। जन्नत मीरब की मुख्तस की गई जगह पे पहुंची तो वहां उसे मीरब के साथ एक लड़की खड़ी नज़र आई और साथ ही दो बच्चे थे। तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है, और ये कौन है? जन्नत ने सामने खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया और जैसे जो जन्नत की नज़र बच्चों पे पड़ी, उसके हवास काम करना छोड़ गए। वो बच्चे समीर से मिलते जुलते थे। इतनी भी क्या जल्दी है जन्नत, पहले उनसे तो मिलो, मीरब ने मुस्कुरा कर कहा। बच्चों, ये तुम्हारी अनी है। और जन्नत, वैसे तो शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि ये किसके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ये तुम्हारे भाई की नाजायज़ औलाद है, मीरब ने तंज से कहा। शट अप, जन्नत ने एकदम गुस्से से चीख कर कहा। तुम्हारे शट अप कहने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। वहाँ सिर्फ मीरब और जन्नत की आवाज़ गूंज रही थी, बाकी तमाशाई की तरह देख रहे थे। मैंने शट तुम्हें लफ्ज़ नाजायज़ बोलने की वजह से कहा है, जन्नत ने कहा जाने वाली नज़रों से मीरब को देखकर कहा और बच्चों की तरफ देखा और नीचे झुककर बैठ गई। मेरे पास आओ। वो दोनों लगभग 4 से 5 साल के लग रहे थे, लेकिन बहुत कमज़ोर थे और डरे हुए थे। डरते हुए वो जन्नत के करीब आए तो जन्नत ने उन्हें अपने गले से लगाया और दोनों का माथा चूमा। मेरी जान, आप दोनों वहाँ जाकर बैठो, मैं उन आंटियों से बात करके अपने बच्चों के पास आती हूँ। तो वो दोनों डरते डरते थोड़ा दूर चले गए और जन्नत उठकर मीरब और दूसरी औरत की तरफ मुतवज्जा हुई। मीरब, मैंने तुम जैसी संगदिल औरत नहीं देखी। कोई इतना नफरत कैसे कर सकता है जितना तुम हम लोगों से करती हो? तुम्हारी बहन को इंसाफ मिल गया है, तुमने मेरे भाई को बर्बाद कर दिया और अब उन बच्चों के सामने इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल की जो सारी ज़िंदगी उनके दिमागों पर नक्श पा जाएगी और वो ख़ुद को नाजायज़ समझेंगे। उनका तो कोई कसूर नहीं है। जन्नत ने दुख से सर हिलाते हुए कहा और साथ खड़ी औरत की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम तो माँ हो ना, फिर तुमने कैसे लफ्ज़ नाजायज़ बर्दाश्त कर लिया? तुम्हारे घटिया भाई की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उसके बच्चों को अपने सीने से लगाऊं, ये उम्मीद रखती हो तुम मुझसे? अगली ने शोला उगलती ज़बान से कहा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? जन्नत ने देखते हुए पूछा। ऐसी औरत से मैं क्या मांगूं जिसकी खुद के पास कुछ नहीं है? पहले तो मेरा इरादा था उन बच्चों को पाल कर जवान करके तुम लोगों के सामने लाऊं और उन दोनों को तुम लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करूं, लेकिन उन समीर को सज़ा कुदरत ने दे दी है। मैं मज़ीद तुम लोगों के इन बोझ को नहीं संभाल सकती। उन्हें अपने पास रखो, वरना मैं खा जाऊंगी। उसने नफ़रत से अपने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा। बच्चों से इतना नफ़रत नहीं करते, जन्नत ने समझाते हुए कहा। तुम्हारे भाई की वजह से मेरी मंगनी टूटी
और उन बच्चों की वजह से कोई मुझे अपनाने को तैयार नहीं। ओके ओके कूल, मैं उन बच्चों को खुद संभालूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे स्टाम्प पेपर पे साइन करके देने होंगे। तुम्हारा उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं, ये मेरे जायज़ औलाद है। मैं तैयार हूँ, लेकिन मैंने 5 साल उन बच्चों पे जो खर्च किया है वो रकम चाहिए। कितनी रकम दी? जन्नत की आवाज़ गूंजी। 20 लाख चाहिए। मैं 50 लाख दूंगी, फिर कभी मुझे कराची में नज़र न आना, जन्नत ने गुस्से से कहा। ओके, अगली ने अपने बाल झटकते हुए कहा। उस सारे अरसे में मीरब खामोश रही। तो फिर जन्नत ने ड्राइवर को स्टाम्प पेपर तैयार करवा कर आने का बोला और फिर साइन करवाए और चेक उस लड़की के हवाले किया। मीरब, हद से ज़्यादा नफ़रत इंसान को बर्बाद कर देती है, खा जाती है, इसलिए कुछ कम करो। तुम्हारी बहन को इंसाफ मिल चुका है और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अपनी अना का बुत तोड़ दो। जो लोग अना के घोड़े पे सवार होते हैं वो खाली हाथ रह जाते हैं और फिर उनके पास कुछ नहीं बचता। और जन्नत ने अपनी ग्लासेस चेहरे पे लगाई और बच्चों की तरफ बढ़ गई। आ जाओ मेरे बच्चों, घर चलें। और उन दोनों के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें लेकर कार की तरफ बढ़ी। और ड्राइवर ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो जन्नत ने उन्हें बिठाया और फिर खुद बैठी। वो दोनों एक दूसरे से चुपके भले दरवाजे के साथ जाकर लगकर बैठ गए। जन्नत ने एक नज़र उन दोनों पर डाली और फिर सामने देखने लग गई और सोचने लगी घर वालों का कैसे सामना करेंगे।